नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो उसके लिए तो सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, अभी मैं पिछले 2 दिन जो है वो क्लास नहीं लेके आ पाया, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो है वो थोड़ी तबीयत इधर उधर हो गई थी ना, इस वजह से थोड़ा क्लास में डिस्टर्ब हो गया। आगे से नहीं होगा ऐसा, कंटिन्यूस क्लासें रहेंगी। और अपने जो है बच्चों की डिमांड पे कह रहे थे सर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाइए, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाइए। चलो उसको देखते हुए राजस्थान हिस्ट्री का अपने टॉपिक उठाया रणथंभौर के चौहान। बहुत अच्छा छोटा सा टॉपिक है, मात्र 4 से 5 पेज का टॉपिक होता है, लेकिन एग्जाम में देखा जाए तो रणथंभौर के अंदर यहाँ तो चौहानों के अंदर यहाँ तो देखा जाए अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज या पृथ्वीराज चौहान, या फिर सर यहाँ पे रणथंभौर हमीर देव का क्वेश्चन आ जाता है। हमीर देव का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड लेवल में देखा जाए, फर्स्ट ग्रेड लेवल में के अंदर देखा जाए दोस्तों, जहां भी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अगर चौहान वंश दिया हुआ है ना, तो वहां पे वो पूछा ही जाएगा प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे वैसे भी पूछते हैं सर जो आप ये आरपीएससी के लिए जो पढ़ा रहे हो, मतलब जो कांस्टेबल के लिए पढ़ा रहे हो, ग्राम सेवक की परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हो, तो ये सब जो है हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर भी काम आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, सेकंड ग्रेड में कौन से चौहान जो है वो परिवर्तित होने वाले हैं, बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। चलो यहाँ पे बात कर रहे हैं रणथंभौर के चौहानों की। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। ये चौहान कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं भी रणथंभौर के चौहान दोस्तों क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सर इन्होंने कहां पर शासन किया सर, रणथंभौर में। और रणथंभौर दुर्ग जो है दोस्तों वो कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। क्लियर है क्या। तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में रणथंभौर के चौहानों ने शासन किया था, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनते रहिएगा। रणथंभौर जो है वो सर कहा जाता है रणथंभन ने बनवाया था। क्लियर है क्या। जैसे स्टेटमेंट मिलता है कि सर ठाकुर रत्तीदेव ने शुरू किया, ठाकुर महेश ने सर इसको संपूर्ण किया था, ऐसी भी जानकारी जो है इसके बारे में मिलती है, लेकिन इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है निर्माण के बारे में, वो टेंशन मत लेना। रणथंभौर दुर्ग की बात की जाए, किसकी बात की जाए, रणथंभौर दुर्ग की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर देखिएगा राजस्थान का ऐसा किला जो है ये रणथंभौर, जो दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता, दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, दूर से देखने पर, तो शुरू से पढ़ेंगे ना अपने आगे, देखने पर दिखाई नहीं देता। कौन सा दुर्ग है सर, वो है सर रणथंभौर। नेक्स्ट सर इसके बारे में एक बात की जाए भी सर राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन एक दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है। तो याद रखना रणथंभौर का, यानी कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, परंतु राजपुताना के बाकी सभी, या सभी है ना, बाकी सभी कह सकते हैं यहां पर, बाकी सभी दुर्ग, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है वो भी सर किसके बारे में है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और दोस्तों ये बोलने वाला व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का नाम है सर अबुल फजल। क्या नाम है सर, अबुल फजल ने जो है ये बात बोली थी और ये कहा था भी सर राजस्थान के बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन एक दुर्ग जो है बख्तरबंद है, यानी कि सर दिखाई नहीं देता, वो कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग है। क्लियर है। अब सर इस दुर्ग के ऊपर अपने बात की जाए तो सर मैं अभी बात कर रहा था चौहान कैसे है, अपना क्वेश्चन है ये वाला सर, चौहान यहां कब आए और कैसे है, चौहानों का आगमन, ऐसे लिख सकते हैं, चौहानों का आगमन यहां पर कैसे हुआ, वो अपने लिए क्या बन गया सर, क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है हमें, रणथंभौर के चौहान जो है वो कहां कैसे आए सर, तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो देखते हैं। तो दोस्तों अपने पढ़ते हैं, जब अजमेर के चौहान जब पढ़ रहे होते हैं तो सर एक शासक आता है जिसका नाम है सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र कौन दोस्तों, गोविंदराज द्वारा 1194 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश की नींव रखी गई। कौन से वंश की नींव रखी गई दोस्तों, चौहान वंश की। तो ये प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भी सर किसके द्वारा, गोविंदराज सर किसका बेटा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था, और चौहान वंश की क्या रखी गई सर, नींव रखी गई। क्या रखी गई, नींव रखी गई।
बहुत इजी सा प्रश्न है सर, लेकिन इजी है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है सर? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा सर रणथंभौर के जो चौहान पड़ते हैं वहां पर सबसे पहले चौहानों में सबसे पहला शासक कौन आया था? तो गोविंदराज आया था दोस्तों। कौन आया था? गोविंदराज आया था। और वहीं पे अपने बात की जाए किसकी सर? चौहानों में बात कर ली सर। रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो है वो सर अधिकार करने वाला सर्वप्रथम जो है वो सर गोविंदराज है। और गोविंदराज के पश्चात दोस्तों याद रखना, रणथंभौर को मैं आरडी लिख रहा हूं सीधा, रणथंभौर दुर्ग को लिख रहा हूं मैं आरडी, ध्यान रखना आरडी की जगह आप रणथंभौर दुर्ग लिख लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो आरडी पर आरडी में यानी कि रणथंभौर दुर्ग में सर्व शक्तिशाली या आप कह सकते हो दोस्तों प्रतापी शासक, कौन कह सकते हो? प्रतापी शासक। और वो व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, बड़े शान से लिया जाता है, वो हठी शासक जिसका नाम आता है दोस्तों हमीर हट। क्या नाम आता है दोस्तों? सॉरी, हमीर देव चौहान। क्या नाम आता है दोस्तों? हमीर देव चौहान। ये दोस्तों हमीर देव चौहान जो है ये सर हठी शासक है। हठी शासक का मतलब हो सकता है सर यही बात है, जिद करना। हाँ बिल्कुल, इसने जो बोल दिया वो बोल दिया, तभी तो एक पंक्ति लिखी गई है, सिंह सवन सतपुरुष वचन केदली फदलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यानी कि सर हमीर देव चौहान के बारे में ये बात लिखी गई है, जो सर्वशक्तिशाली कह सकते हैं या प्रतापी शासक कह सकते हैं। किसके पश्चात? गोविंदराज के पश्चात भी बहुत से शासक आए, लेकिन उनमें से अगर बात की जाए रणथंभौर दुर्ग में प्रतापी शासक की तो नाम आता है दोस्तों किसका? हमीर देव चौहान का। हमीर देव चौहान ने जो शासन किया था दोस्तों कहां पर? रणथंभौर दुर्ग में। उसकी बात की जाए तो हमीर देव का जो शासन रहता है, शासन काल, वो शासन रहता है दोस्तों याद रखिएगा 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक सर किसका शासन रहता है सर? हमीर देव का रहता है। किसका रहता है सर? हमीर देव चौहान का रहता है। तो आशा करता हूं ये 4-5 बातें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई होगी। रणथंभौर सर दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, सवाई माधोपुर में सर किला बना हुआ है। अबुल फजल ने पंक्ति भी बोली थी, ये दुर्ग बख्तर बंद है। क्लियर है क्या? और मैंने बताया भी सर्वप्रथम रणथंभौर दुर्ग में सर चौहानों की नींव रखने वाला वो बंदा कौन था सर? गोविंदराज था। वो कौन सा बंदा है दोस्तों? वो गोविंदराज है, इस बात का याद रखिएगा। तो गोविंदराज जो है वो सर चौहान वंश की यहां पर क्या रखता है? नींव रखता है। तो आपको ये तो पता ही चल गया सर पृथ्वीराज चौहान कहाँ का था? अजमेर का था। अगर ये प्रश्न पूछा जाए भी रणथंभौर में चौहान कहां से आए थे, तो आप बता सकते हो दोस्तों अजमेर के अजय मेरू जो किला है दोस्तों, तारागढ़ का किला जिसे कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों, उस किले से जो है वहां से सर कौन आया था? गोविंदराज आया था। क्योंकि गोविंदराज को मैं बात कर रहा हूं 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध आपने पढ़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सर बंदी बना लिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। तब कहा जाता है उसके पुत्र गोविंदराज को सूबेदारी सौंपी गई थी किसकी? तारागढ़ दुर्ग या सर अजय मेरू दुर्ग की। लेकिन ना संभालते हुए गोविंदराज कहां चले आए थे? रणथंभौर चले आए थे 1194 में। और 1194 में दोस्तों आपको पता होगा एक शासक जिसकी बात कर दी जाए तो ऐबक वंश, जैसे मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों गुलाम वंश का सर व्यक्ति, उसके द्वारा सर यहां पर क्या कर दी जाती है? भारत में नींव। और ये सर 1194 ईस्वी में अजमेर पर वो अधिकार कर लेता है। क्लियर? और ये बंदा कहां आ जाता है सर? ये रणथंभौर में आ जाता है। क्लियर? तो ये सब बातें रही थी दोस्तों किसके बारे में? रणथंभौर के बारे में सर। अब इसके बाद में सर अपने शासक पढ़ने जा रहे हैं हमीर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हमीर के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो एक बार भी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अपने रणथंभौर दुर्ग पढ़ रहे हैं। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो चौहानों ने शासन किया था वो किस तरीके से, कौन शासक था, क्या बातें रही थी, वो सारी बातें अपने यहां पर करने जाएंगे। क्लियर? शाबाश, गुड। देखिएगा दोस्तों, मैं अगर बात करूं हमीर देव चौहान की, तो हमीर देव चौहान दोस्तों ये जो शासक है इसके पिता की बात आती है। पिता के बाद दोस्तों नाम जो है आपको याद करना जरूरी नहीं होता अगर ये बात ना होती। सर कैसी बात ना होती वो ये देख लीजिएगा। तो दोस्तों वो बात ऐसी है सर, इनके पिता का नाम है सर जेतर सिंह या जय सिंह नाम मिलता है, जेतर सिंह चौहान। क्या नाम मिलता है सर? जेतर सिंह चौहान नाम मिलता है सर इनके पिताजी का, याद रखिएगा। और जेतर सिंह चौहान जो है इसके बारे में सर हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? तो पढ़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सर जेतर सिंह चौहान का जो शासन रहा था, इनके पिता जो है इनका शासन काल जो था दोस्तों, इनका शासन काल वो मैं आपको बता देता हूं सर कब से कब तक रहा था। वो सर 1250 ईस्वी से लेकर 82 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था सर? 1250 से लेकर 82 ईस्वी तक रहा था। तो दोस्तों मुझे एक बात बता दीजिए ना, कितने
वर्ष का शासन हो गया इसका, 32 वर्षों का शासन हो गया। कितने वर्षों का शासन हो गया? 32 वर्षों का शासन हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो 32 वर्षों का शासन जो है, ध्यान रखिएगा, वो किसका था सर? इसके पिता का था, और पिता का नाम क्या था सर? जेत्र सिंह चौहान था। अब सर तो फिर क्या इसमें क्या खास बात है? अरे खास बात तो यही छुपी है, वो तो सुनो। शासन काल की याद में, किसकी याद में? शासन काल, और शासन भी किसका? पिता। तो याद रखना दोस्तों, हमीर देव ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में, यानी कि सर अपने पिता जेत्र सिंह की याद में उनके शासनकाल को देखते हुए रणथंबोर दुर्ग में, आरडी मतलब रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया दोस्तों, 32 खंभों की छतरी का निर्माण। और 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, वो कौन है? हमीर देव है। तो अपने पिता जेत्र सिंह की याद में उनके शासन काल को देखते हुए 32 खंभों का, तो देखो 32 वर्षों का शासन और 32 खंभों की छतरी जो है यहाँ पर बनवा दी। वो 32 खंभों की छतरी बनवाई किसने दोस्तों? याद रखिएगा, वो 32 खंभों की छतरी बनवाई है हमीर देव ने। सर ये 32 खंभों की जो छतरी आपको दिखाई दे रही है सर, इसे कहा जाता है न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं सर? इसे न्याय की छतरी बोलते हैं। किसकी छतरी को? सर जेत्र सिंह की छतरी को कहा जाता है सर न्याय की छतरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्याय की छतरी कहा जाता है। सर ये दोनों बात भी अपनी क्लियर हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक? तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं भी सर हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, अब जो है इनके बारे में आगे बढ़ा जाए। तो हमीर देव जो चौहान है दोस्तों, इनके पिता की बात आई, तो हमीर देव चौहान के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी पत्नी, और पत्नी का नाम है दोस्तों रंग देवी। क्या नाम है सर? रंग देवी। इनकी पुत्री है, पुत्री का नाम दोस्तों पद्मा। पुत्री का नाम क्या है? पद्मा। और पद्मा के साथ में दोस्तों याद रखिएगा, इनकी पुत्री को देवल दे के नाम से भी जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता? देवल दे के नाम से जाना जाता। पद्मा या देवल दे जो है वो सर किसकी पुत्री है? सर हमीर देव चौहान की पुत्री है। ये दोस्तों आपने देवल दे नाम जो पढ़ा है, देवल दे नाम जो पढ़ा है दोस्तों, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों देवल नाम से आपको महल पूछा जाएगा। देवल महल किस दुर्ग में स्थित है? ये प्रश्न जो है वो पूछा गया, एग्जाम में प्रश्न था, सबकी खोपड़ी घूम गई थी। क्योंकि दोस्तों जिस महल के अंदर हमीर देव चौहान की सर पुत्री पद्मा रहा करती थी, वो महल आज रणथंबोर में किस महल के नाम से जाने जाते हैं? देवल महल के नाम से जाने जाते हैं। किस महल के नाम से जाने जाते हैं? देवल महल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए देवल महल जो है वो कहां स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? रणथंबोर। तो कुछ बातें दोस्तों मैं बोलता हूं वो आप लिख लिया करो, है ना, तो वो जरूरी बातें होती है। चलो इनके पुत्रों की अगर बात की जाए, पुत्र तो बिरम व सुल्तान, बिरम व सुल्तान किसके पुत्र है सर? बिरम व सुल्तान जो है पुत्र, वो पुत्र किसके हैं सर? याद रखिएगा, हमीर देव चौहान के पुत्र हैं। किसके पुत्र है सर? हमीर देव चौहान के पुत्र हैं। इनके गुरु का नाम अगर बात की जाए, इनके गुरु का नाम तो दोस्तों राघव देव। इनके गुरु का नाम क्या है? राघव देव। दोस्तों याद रखना, राघव देव जो है हमीर देव के क्या है सर? गुरु। लेकिन एक राघव चेतन नाम आएगा, वो सर रावल शाखा का जो शासक रावल रतन सिंह है ना, उसके सर जो रहने वाला दरबार में तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन, जो पद्मिनी पे डोरे डाला करता था, है ना, तो वही राघव चेतन। लेकिन यहाँ पर राघव देव है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है क्या? दरबारी कवि की बात की जाए तो सर याद रखना, इनके जो दरबारी कवि है, इनके दरबारी कवि, किनके दरबारी कवि है दोस्तों? याद रखिएगा, हमीर के, और उनका नाम है दोस्तों विश्व रूपम। विश्व रूपम। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व रूपम जो है वो दरबारी किसके है सर? याद रखना, हमीर देव चौहान के, हमीर देव चौहान के दरबारी कवि है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट दोस्तों याद रखना, इन्होंने हमीर देव चौहान ने, दोस्तों याद रखने वाली बात है बहुत ही अच्छी, संगीत पर आधारित, यहां पे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट लाइन, हमीर देव चौहान ने संगीत पर आधारित ग्रंथ श्रृंगार रस की रचना की।
क्लियर है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। श्रृंगार रस ग्रंथ की रचना करने वाले हमीर देव चौहान, दोस्तों याद रखिएगा, श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस, सॉरी श्रृंगार रस नहीं, श्रृंगार रस है ना, रास, ठीक है। तो श्रृंगार रास जो ग्रंथ है दोस्तों वो किसका है सर? याद रखना हमीर देव चौहान का है। क्लियर है क्या? तो श्रृंगार से जुड़ा हुआ ग्रंथ जो है वो किसका हो गया सर? वो सर हमीर का हो गया। किस पर आधारित है दोस्तों, है ना? तो श्रृंगार रास, सॉरी है ना, ये शब्द थोड़ा सा मेरा कंफ्यूज कर रहा है, सार है, श्रृंगार सार, रास नहीं, श्रृंगार सार, लिखने में गलत हो रहा है। तो श्रृंगार सार नामक ग्रंथ की रचना जो है वो दोस्तों हमीर देव जो है दोस्तों किस पर आधारित करता है? संगीत पर आधारित करता है दोस्तों। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, संगीत पर आधारित है दोस्तों, याद रखना। किस पर आधारित है? संगीत पर आधारित है, याद रखना। तो श्रृंगार सार जो रचना है वो हमीर देव चौहान, और सर किस पर रचना है सर? ये संगीत पर आधारित रचना है। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद में सर बेसिक एक बात और कर लेता हूं मैं। बेसिक बात वो क्या रहती है याद रखिएगा हमीर देव की, मैं यहां पे लिख रहा हूं। हमीर देव चौहान ने दोस्तों किसके समान? दोस्तों अश्वमेध यज्ञ के समान, अश्वमेध यज्ञ के समान, यज्ञ के समान 9 कोटियजन यज्ञ, या 9 कोटि यज्ञ बोल दो या 9 कोटियजन यज्ञ बोल देते हैं इसको। तो 9 कोटि यज्ञ या 9 कोटियजन यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाया। क्लियर है क्या? तो 9 कोटियजन यज्ञ जो है करवाया, वो किसने करवाया दोस्तों? याद रखिएगा वो करवाया था किसने? हमीर देव चौहान ने। तो दोस्तों अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाता है स्वाई जयसिंह, जयपुर का शासक। लेकिन दोस्तों अश्वमेध यज्ञ के समान 9 कोटि यज्ञ करवाने वाला व्यक्ति कौन है? हमीर देव चौहान है दोस्तों। कौन है? हमीर देव चौहान। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने लिखी है किसके बारे में? हमीर के बारे में। अब इसके बारे में दोस्तों और भी जानकारी हमें पढ़नी है। अब एक बात और बता देता हूं, ग्रंथ चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही बताऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता रहेगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूँ। तो हमीर के बारे में दोस्तों हमें जो जानकारी मिलती है उन जानकारी के स्रोतों के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी भी बताएंगे भी सर कैसा लग रहा है पढ़ के। नोट्स बनाते जाएं, साथ ही साथ शॉर्ट होंगे, स्वीट होंगे और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। किताबों से तो कई ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे नोट्स आपके। क्लियर है क्या? चलो हमीर देव चौहान के बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था हमीर देव चौहान का जो शासन रहता है वो कब से? 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक? 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे गौर से सुनिएगा। हमीर देव के बारे में, यानी कि सर हमीर देव के बारे में जानकारी के स्रोत, किसके स्रोत दोस्तों? जानकारी के स्रोत, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, क्योंकि ये साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं वैसे तो। लेकिन दोस्तों अध्यापक भी पढ़ाने वाला जो साहित्य में इनके बारे में जो है पूरी जानकारी, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा है भाई। अगर वो साहित्य टॉपिक में करवाए तो कम से कम 15 घंटे का लेक्चर हो जाता है साहित्य का। लेकिन शॉर्ट में ही करवाएं तो दोस्तों इसको हिस्ट्री के अंदर पढ़ा दिया जाता है। और जानकारी के स्रोत में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हमीर के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, एक आता है सर हमीर रासो, एक आता है सर, ग्रंथ लिख रहा हूं मैं, हमीर हट्ट। कौन सा आता है? हमीर हट्ट। और एक आता है दोस्तों हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। क्लियर है क्या? तो ये 3 ग्रंथ जो है हमीर रासो, हमीर हट्ट और हमीर महाकाव्य, इनके बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों ये जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमीर हट्ट जो लिखा था दोस्तों सुरजन सिंह हाड़ा के दरबारी सर चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ये हाड़ौती का जो है दरबारी कवि था दोस्तों चंद्र सिंह हाड़ा का, है ना, सॉरी सुरजन सिंह हाड़ा का दरबारी चंद्रशेखर, उसके द्वारा हमीर महाकाव्य जो लिखा गया था नयन चंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था। तो नयन चंद्र सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? हमीर महाकाव्य लिखा था। और बात आती है दोस्तों हमीर रासो की। किसकी बात आती है? और हमीर रासो की अत्यंत ही इंपॉर्टेंट बात है ये।
हमीर रासो जो है दोस्तों बच्चे पढ़ते हैं सर, हमीर रासो सारंगधर द्वारा लिखा गया। हाँ बिल्कुल सही पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो ये बात बोली जा रही है सारंगधर, बिल्कुल सही बोला जा रहा है सर। एक तो लिखता है कौन, सारंगधर लिखता है, एक हमीर रासो कौन लिखता है सर, सारंगधर लिखता है। बट सर एक हमीर रासो जो लिखा जाता है वो जोधराज भी लिखेगा। कौन लिखेगा, जोधराज लिखेगा दोस्तों, जोधराज। क्लियर है क्या, तो जोधराज के द्वारा भी लिखा गया, सारंगधर के द्वारा लिखा गया। अब सर इनकी खास बात क्या है, ये तो व्यक्ति अलवर का था, है ना, तो ये अगर बात की जाए तो दोस्तों ये तो है सर उसी के काल की, हमीर देव के काल की, तो सर ये तो 13वीं शताब्दी की काल है सारंगधर वाली तो। लेकिन सर हमीर रासो जो लिखा गया वो सर जोधराज लिखता है, वो लिखता है दोस्तों 18वीं शताब्दी में। फर्क है या नहीं है, तो ये बातें रहती है, कई बार जो छुपी हुई बातें होती है। तो सारंगधर जो लिखता है दोस्तों वो लिखता है 13वीं शताब्दी में, जबकि दोस्तों हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया वो दोस्तों कब लिखा गया था, 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब ये बात आती है हमीर रायण ग्रंथ है एक दोस्तों, हमीर रायण, है ना, चलो मैं बताता हूं यहीं पे। हमीर रायण सर इसके जो रचयिता है भाड़ऊ व्यास, भाड़ऊ व्यास वो किसके हैं सर, हमीर रायण के रचयिता है। और हमीर रायण के रचयिता के पश्चात अगर बात की जाए दोस्तों तो हमीर रांझाड़ा, हमीर रांझाड़ा, तो हमीर रांझाड़ा जो है दोस्तों वो राजरूपक, किसके द्वारा, राजरूपक द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके से ये मुख्य ग्रंथ, जैसे कि एक सर राव हमीर देवरा दुहा, राजा हमीर देवरा दुहा, क्लियर है क्या, तो राजा हमीर देवरा दुहा जो है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया, खेमा भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, खेमा भट्ट के द्वारा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, खेमा भट्ट के द्वारा दोस्तों राजा हमीर देवरा दुहा लिखा गया। तो हमीर देवरा दुहा किसने लिखा दोस्तों, खेमा भट्ट ने लिखा। हमीर रांझाड़ा दोस्तों राजरूपक, हमीर रायण जो है दोस्तों किसने लिखा, भाड़ऊ व्यास ने। सर हमीर रासो से संबंधित दो बातें थी, दो बातें सर, एक सारंगधर 13वीं शताब्दी में लिखता है, हमीर रासो जोधराज जो लिखता है दोस्तों 18वीं शताब्दी में लिखता है। क्लियर है क्या, जोधराज दोस्तों याद रखना नीम राणा के ठाकुर चंद्र राजा का दरबारी कवि है। किसका, नीम राणा के ठाकुर चंद्र राजा का दरबारी कवि जोधराज, जो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत लिखता है। नीम राणा अलवर में आता है दोस्तों, कहां, ठिकाना। तो ये जो है आप इसके बारे में जानकारी के स्रोत जो है वो याद रखिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले। देखो याद करना कितना आसान है, हमीर हट किसने की थी, चंद्रशेखर ने की थी। और चंद्रशेखर की बात लिया तो दोस्तों चंद्रशेखर ने कहा था अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, तो ऐसी हट करने वाला कौन है, चंद्रशेखर है। तो हमीर हट कौन लिखेगा, चंद्रशेखर। महाकाव्य, महाकाव्य महा कौन है, बड़ा कौन है सर, चंद्रमा है, सूरज है, चंद्रमा सूरज, तो सर नयन जो है वो चंद्रमा सूर्य के समान बड़े हैं, किसके, महाकाव्य के बड़े हैं। क्लियर है क्या। रासो जो बात आती है सर सारंगधर और जोधराज की राज जाती है। हमीर रायण सर भाड़ऊ व्यास ने, जबकि सर हमीर रांझाड़ा जो है वो राजरूपक द्वारा लिखा गया। और राजा हमीर देवरा दुहा जो लिखने वाला व्यक्ति है दोस्तों वो कौन है, खेमा भट्ट है। क्लियर, तो ये रहते हैं दोस्तों जानकारी के स्रोत। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं एक बात नोट में लिख लेना, रणथंभौर के अंदर दोस्तों एक शिलालेख मिलता है, मांगलाना शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिलता है दोस्तों, मांगलाना शिलालेख। ये जो मांगलाना शिलालेख है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये कहां पर मिलेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो प्रश्न यही रहा, रणथंभौर के अंदर। और रणथंभौर में दोस्तों चौहानों के बारे में जानकारी, और मांगलाना शिलालेख के आधार पर ही आपने वो बात लिखी थी भी 1194 ईस्वी में जो है वो अधिकार किया था, किसने, गोविंदराज ने अधिकार किया था। तो गोविंदराज द्वारा, नोट में लिख लेना, गोविंदराज द्वारा, या फिर आपने जो बात लिखी है ना गोविंदराज वाली ऊपर, अभी बात का लिखे थे, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी के अंदर जो है रणथंभौर दुर्ग पर सर क्या किया था, चौहान वंश की नींव रखी थी। आप उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो वहां पर मांगलाना शिलालेख के अनुसार जो रणथंभौर में, तो गोविंदराज द्वारा 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी गई की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है।
प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। तो ये सब बातें रही है दोस्तों किसके बारे में, हमीर देव के बारे में। तो आशा करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दोहराई नहीं होगी इस बात में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो बातें आती है वो रहती है दोस्तों एक स्टोरी के आधार पर, कुछ ही नहीं बचता, सिर्फ एक साका बचता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। चलो वो क्या बातें रहती है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार के लिए। गुड। अब क्या होता है दोस्तों, स्टोरी है बस, और कुछ ही नहीं बचा है। अभी मेन प्रश्न आएगा वो मैं जो है वो हाईलाइट करता रहूंगा, उन पे आप ज्यादा ध्यान देना, और एक स्टोरी के माध्यम से सर इसको बांध के रखना। किसको सर, रणथंभौर के चौहानों को। तो रणथंभौर के चौहान में सर एक ही तो प्रतापी शासक बताया आपने, हमीर देव, और हमीर देव का ही पंगा जो है दोस्तों खिलजी वंश के शासक किसके साथ पड़ता जाता है, जलालुद्दीन खिलजी, और सर किसके साथ पड़ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो मैं थोड़ी सी बात जानकारी दूंगा भी सर, हमीर देव चौहान, ठीक है। अब सर हमीर देव चौहान के बारे में अपने बात की जाए तो गौर से सुनते रहिएगा, यहां पर क्या क्या बातें रहती है। सर समकालीन, हमीर देव के समकालीन दिल्ली में खिलजी वंश आया। कौन सा वंश आया, खिलजी वंश आया। अब सर दिल्ली में जो खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश का दोस्तों दिल्ली में संस्थापक अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, दिल्ली में खिलजी वंश की संस्थापक की बात की जाए तो दोस्तों नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है। किसका नाम आता है सर, जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है। और जलालुद्दीन खिलजी जो है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है उसको क्या बुलाते हैं, जेके बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई, जेके। तो जेके बोले तो क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों 1290 ईस्वी के अंदर दिल्ली में आता है, और 1296 तक जो है इसका शासन रहता है, 1290 से 1296। इसके पश्चात दोस्तों जो है एक व्यक्ति आता है, उसके बारे में बात की जाए तो उसका नाम आता है सर अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा ही प्रतापी शासक सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक किसने शासन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दोस्तों याद रखना है सर, इसके बाद में सर लास्ट शासक आता है मुबारक, और मुबारक जो शासन करता है दोस्तों 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक करता है, 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक करता है। क्लियर है क्या। तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और सर मुबारक, तो ये कंटिन्यूस आपको याद रखने हैं। तो मैं बात क्या कह रहा हूं सर, जलालुद्दीन खिलजी की कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं। गौर से सुनते रहिएगा यहां तक। शाबाश। अब सर यहां पर ये जो दुर्ग है, मैं भी एक बात कर लेता हूं, ये जो दुर्ग है, ये जो दुर्ग दिखाई दे रहा है ये सर रणथंभौर दुर्ग, आरडी लिखूंगा वो शॉर्ट फॉर्म में रणथंभौर दुर्ग है। क्लियर है क्या। आप सभी को पता है सर पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, लेकिन मैं पहाड़ियां तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, है ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो सर इसके जो रास्ते के अंदर, एक ही रास्ता चारों तरफ से तो घिरा हुआ है, इस रास्ते के अंदर दोस्तों एक छोटा दुर्ग और आता है, एक छोटा दुर्ग और आता है। उस दुर्ग का नाम जो लिया जाए तो उसको कहते हैं सर जाहिन दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाहिन दुर्ग बोलते हैं। वो किस दुर्ग की, तो लिख लीजिएगा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। किस दुर्ग को कहा जाता है, जाहिन दुर्ग। जाहिन दुर्ग को दोस्तों श्रीपंथ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, श्रीपंथ। या जाहिन दुर्ग जो है वो सर किसकी कुंजी है, वो सर इस रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। किसकी कुंजी कहलाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग हो गया बताइएगा, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग हो गया सर, वो कौन सा हो गया, जाहिन दुर्ग हो गया। क्लियर है क्या। अब बात करते हैं सर, सीधी से फंडे पे बात आते हैं। तो यहां तक आप एक बार के लिए नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी। शाबाश। चलो अब सर सीधी सी बात है, दिल्ली के अंदर कौन सा वंश है सर, खिलजी वंश है। क्लियर है क्या। तो खिल्ली तो उड़ाएगा। अब क्या होता है वो देख रहा होता है जलालुद्दीन खिलजी भी। मैं अधिकार कर लेता हूं किस पर, रणथंभौर दुर्ग पर। तो रणथंभौर दुर्ग पर सर्वप्रथम दोस्तों खिलजी वंश का, कौन,
रणथंभौर दुर्ग पर सर्वप्रथम खिलजी वंश का, तो लिख लीजिएगा सर्वप्रथम आक्रमण खिलजी वंश द्वारा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम खिलजी वंश का शासक जो है जलालुद्दीन खिलजी, वो सर्वप्रथम आक्रमण करता है और वो आक्रमण दोस्तों 2 बार करता है, 1 बार नहीं करता। सेम जो त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध है ना दोस्तों, तो 2 युद्ध और याद हो जाएंगे इसी के साथ आपके। तो त्राइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के भांति यहां पर भी युद्ध याद रखिएगा, और वो है सर 1291 और 1292 के अंदर। 1291 व 1292 ईस्वी में 2 बार आक्रमण किया गया। कितनी बार आक्रमण किया गया? 2 बार आक्रमण किया गया। किसके द्वारा सर? जेके द्वारा। किसके द्वारा? जेके बोले तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। और सर हर बार की तरह जैसे जैसे सर पहली बार आया तो जाहिन दुर्ग को तो जीत लेता, लेकिन रणथंभौर दुर्ग के किवाड़ जो है वो नहीं खुलवा पाता। कौन सर? जलालुद्दीन खिलजी। यानी कि सर जाहिन दुर्ग को तो उसने जो है यहां पर दोनों बार ही जीता था, दोनों बार अटैक करके, क्योंकि सर क्या है सर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। क्लियर है क्या? लेकिन सर बात की जाए सर रणथंभौर दुर्ग की, तो क्या जलालुद्दीन खिलजी गेट खुलवा पाया? क्या रणथंभौर दुर्ग को वो जीत पाया? ना, अटैक जरूर किया लेकिन जीत नहीं पाया था। उस समय वहां का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो हमीरदेव चौहान, तो आपको पूछा जाएगा दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर दुर्ग पर अटैक किया था तो उस समय सर वहां का शासक कौन था? तो याद रखना हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान क्या वो दुर्ग को जीत पाया था दोनों बार? ना जीत पाया था। अब आपको भी पता है लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी आपने, ग्रेप्स वाली। तो वो अंगूर जो है तोड़ने के लिए आती है लोमड़ी, और वो ऊंचाई पर ज्यादा होते हैं, बार बार जंप लगाती है, और बार बार जंप लगाने पर अंगूर, उसको तो भूख तो बहुत ज्यादा लगी होती है लेकिन वो अंगूर टूट नहीं पाते ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण। तो वो लास्ट में जाती जाती क्या कह जाती है? तेरे अंगूर तो खट्टे हैं, तेरे अंगूर तो खट्टे हैं। वही बात होती है, एक बार अटैक किया चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार अटैक किया फिर भी नहीं जीत पाया, अब जाते 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 पंक्ति तो बोल के ही जाएगा, है ना? वही बात है, बुराई तो करके ही जाएगा, अपने दिल को तसल्ली तो दे के ही जाएगा। वही वाली बात है या नहीं है? जैसे मान लो आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो। किसकी तैयारी कर रहे हो? पटवारी की। अब पटवारी की भाई 2 4 6 महीने तैयारी की, पेपर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में आप खुद में कमी नहीं, पटवारी की जॉब में कमी निकालो। बोले ना रे पटवारी कोई जॉब होगा क्या? सारा दिन खेता में घूमनो, खाड़ा डोला घूमनो, तावड़ा में घूमनो, फलानी घूम, 100 बातें थे करोगा। यानी कि सर आपने कमी किस में निकाल दी? उस जॉब में निकाल दी। वही वाली बात है यहां पर ही। तो सर जलालुद्दीन खिलजी ये नहीं देख रहा भी मैं नहीं जीत पाया, बोला ऐसे दुर्ग मुझे जीतने की जरूरत क्या है ना? वही वाली बात है, पटवारी लगने की मुझे जरूरत क्या है, मैं तो सीधा आरएस बनूंगा। वो वाली बात है ना? तो जलालुद्दीन खिलजी ने यहां पर एक पंक्ति बोली, बोला ऐसे 10 दुर्ग, ऐसे 10 दुर्ग मैं एक मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, बराबर भी नहीं समझता। तो ये पंक्ति भी किसके द्वारा बोली गई दोस्तों? जेके द्वारा। किसके द्वारा बोली गई? जेके द्वारा। जेके बोले तो जलालुद्दीन खिलजी। तो ये किस दुर्ग के लिए बोली गई है? रणथंभौर दुर्ग के लिए भी। ऐसे 10 दुर्ग तो मैं एक मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये पंक्ति बोली गई दोस्तों किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बोली गई। अरे बोलो हाँ सर बोली गई। क्लियर है क्या? चलो अब भाई इसका ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी क्या था? ये इसका चाचा है। किसका सर? जलालुद्दीन खिलजी का। अब ये इसका चाचा है और साथ के साथ सर इसका जो है वो क्या है सर? इसका ससुर भी है। क्या है? ससुर है। क्योंकि आपको पता है सर ये मोमडन है, और मोमडन लोग जो है इनके हो जाता है परिवार के अंदर ही है ना सिस्टम, तो इनको बाहर जो है वो नहीं देखना। तो सर ये घर में ही जो है इस पहले तो चाचा की लड़की के साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सर एक अभियान को जीत के आने के बाद में जो है अपने चाचा को जो है खुश करके और एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है भी मुझे जो है वो आपकी बेटी से शादी करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी बेटी से शादी करके और भी ज्यादा नजदीक आ जाता है किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। और नजदीक आते आते तो अक्सर विश्वासघात वही करता है जिस पे ज्यादा विश्वास। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का बहुत निजी बना, और निजी बनकर इतना नजदीक आ गया भी उसकी कमियों को पहचानने लग गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और एक दिन आया दोस्तों 1296 ईस्वी का, और उस दिन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मौका पाकर किसको टपका दिया? जलालुद्दीन खिलजी को टपका दिया। क्लियर है क्या? तो यहां पर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जल चुका है। यानी कि 1296 में अब कौन आएगा? अब आएगा सर अलाउद्दीन खिलजी। अब सही मुकाबला होगा सही टक्कर के बंदे के साथ में। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आगे बात करते हैं जल्दी से। शाबाश।
गुड। अब बात करेंगे दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के इधर शासक हमीर देव और उधर दोस्तों खिलजी वंश के प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बुरा नहीं था। कौन नहीं चाहता भी मैं सबसे ज्यादा कमाऊं? आप नहीं चाहते क्या भी मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, है ना? यहाँ पे ऐसे चाहते भी ना भाई मैं तो 10-15 हज़ार रुपए कमाऊंगा और सारी जिंदगी ऐश करूंगा, बढ़िया ऑडी में घूमूंगा फलाना। ऑडी कहाँ से लेके आएगा, क्या बेचे, किडनी थोड़ी बेचेगा, है ना? वही वाली बात है। तो अभी बात की जाए सर किस पे, तो आप भी अगर लालसा रखते हो तो इस बंदे की भी लालसा कोई जो है गलत नहीं कह सकते। किसकी सर? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन इसकी चीज भी कुछ गलत नहीं। कई बार बंदे को पसंद आ जाता है यार, है ना? तो पसंद में कई बार क्या है, थोड़ा थोड़ा काम गलत हो जाते हैं, जैसे कि अभी आप पढ़ोगे। तो सर हमीर देव चौहान पर अब अटैक कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी करेगा। तो अब शासक सामने दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1296 ईस्वी में, तो आप बीच में एक नोट लगा के लिख सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने चाचा जेके की क्या कर दी? हत्या। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? अलाउद्दीन खिलजी इस समय बैठ गया। तो अपनी भाषा में इस लाइन को लिख लीजिएगा। तो एके जो है वो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक दोस्तों दिल्ली पर क्या करेगा? शासन करेगा। कौन सर? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं बात सर हमीर देव की। तो अब ये बंदा इस पर अटैक करेगा। क्यों भाई? कभी आपने चलते हुए आदमी के गली के अंदर थप्पड़ मारा है क्या? नहीं मारा ना। कारण होता है, अगर आप मारते भी हो तो उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। अगर आप ऐसे चलते हुए के मारोगे तो आप जो है नहीं बचने वाले, वही बात है ना। तो सर मारने का क्या होता है? कारण। तो सर अलाउद्दीन खिलजी के हमीर देव पर आक्रमण के कारण क्या थे? आक्रमण करने के कारण। तो आप हेडिंग लगा सकते हो ये वाली बात, आक्रमण करने के कारण। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सर किस पर आक्रमण? हमीर देव पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात रहती है, अभी कोई दोहराई नहीं है इसमें भी। तो आक्रमण करने के कारण जो देखा जाए तो सबसे पहले तो बंदे की सर, जैसे मैंने अभी कहा था, मान लीजिए सर इसकी साम्राज्यवादी नीति है और कोई गलत भी नहीं है सर, इसमें साम्राज्यवादी नीति है। क्लियर है? कुछ राजनीतिक समस्याएं भी हो सकती है, राजनीति को लेके भी सर इसमें जो है ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। भी मैं हमीर देव को टपका दूं। साम्राज्यवादी नीति तो हर शासक में होती है, और वो शासक ही क्या जिसमें साम्राज्यवादी नीति ना हो। क्लियर है क्या? तो यानी कि अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी वाली बात, भले ही अपने चाचा को मार दिया, भले ही अपने चाचा को मार दिया, लेकिन चाचा की हार का बदला तो लूंगा, चाचा की हार का बदला तो लूंगा। तो बदला लेने के लिए कौन कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है। ये कारण है सारे के सारे। ये क्या है सर? कारण है। तो आक्रमण, तो पहली तो साम्राज्यवादी नीति होगी, दूसरा सर चाचा की हार का बदला लूंगा। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, क्या कह रहा है दोस्तों? ये जो है गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर, यानी कि मंगोल अभियान के दौरान 1299 ईस्वी में कहा जाता है, 1299 ईस्वी में दोस्तों मंगोल अभियान के दौरान, कौन से? मंगोलों का अभियान खिलजी वंश का समकालीन चल ही रहा था। मंगोल जो है वो किनको सर? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जेके के साथ है ना, मैंने कहा था ना, वो उसके कुछ ऐसे काम किए जिससे वो नजदीक आने लग गया था। वो मंगोलों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाता ना अलाउद्दीन खिलजी, तो हर एक विद्रोह में वो जीत के आता था। इसीलिए वो जलालुद्दीन खिलजी के थोड़ा नजदीक आ गया और उसने सर उसकी ही कमजोरी पे वार कर दिया, है ना। तो 1299 ईस्वी में मंगोल विद्रोह के दौरान मंगोल विद्रोह के दौरान दोस्तों याद रखिएगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस दिल्ली लौटते समय, यानी कि सर लिख सकते हो सेना दिल्ली लौटते समय, दिल्ली लौटते समय गुजरात के सोमनाथ मंदिर, महादेव का मंदिर है ये, जहां पर सर्वाधिक सोना हुआ करता, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात से सोना लूट के ला रही थी। तभी एके के सेनापति, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, दोस्तों नाम सुनते जाइए, मोहम्मद शाह
केब्रू, नुसरत खां व उलुग खां के मध्य धन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। अब सुन लो मेरी बात, इस लाइन को समझ लो। यानी कि सर 1299 ईस्वी में मंगोल अभियान पर भेजा था एक अलाउद्दीन खिलजी ने सर नुसरत खां, सर इधर कौन थे, मोहम्मद शाह थे, केब्रू था, नुसरत खां था और उलुग खां था। 4 बंदे थे दोस्तों। मैं यहाँ पर 2-2 बंदों का सेट तैयार कर रहा हूँ। 2-2 बंदों का सेट है। देखो सर, मोहम्मद शाह और केब्रू, कौन? मोहम्मद शाह और केब्रू। अगर दूसरी बात की जाए तो नुसरत खां और उलुग खां, नुसरत खां और उलुग खां, ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों एक तरफ है। इन दोनों में क्या है सर, धन के बंटवारों को लेकर झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होते ही सर क्या करते हैं, मोहम्मद शाह और केब्रू सर नुसरत खां और उलुग खां पर अटैक करके वहां से सोना लूट कर वो चले जाते हैं सर किसके पास में, हमीर देव के पास में चले जाते हैं। तो धन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसमें मोहम्मद शाह व केब्रू सोना लूटकर हमीर देव के पास शरण ले लेते हैं। किसके पास शरण लेते हैं? हमीर देव के पास शरण ले लेते हैं। और आपको भी पता है दोस्तों, प्राचीन समय में जो शासक जो थे वो अपने शरणार्थी को जो है अपनी मर्जी से नहीं भेज सकते थे, वो अपनी मर्जी से ही जा सकता था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी मोहम्मद शाह और केब्रू जो है वो दोषी है, आप जो है हमीर देव के पास में, वो वीडियो कॉल करके सीधी बात करता है, हमीर देव को बोलता है, बोला तू क्या कर, उनको छोड़ दे। बोला मेरे शरणार्थी हैं। हमीर देव चौहान कहता है मोहम्मद शाह और केब्रू जो है वो मेरे शरणार्थी हैं, जब ये मर्जी से जाएंगे तो ही है, नहीं तो इन पे मैं आंच नहीं आने दूंगा, और मेरे शरणार्थी मेरे भगवान के समान है ना। तो ये बात कहते हुए सर अलाउद्दीन खिलजी को वापस जो है वीडियो कॉल कट किया और एरोप्लेन मोड पे डाल दिया था। और एरोप्लेन मोड पे डाला, इसी बात का गुस्सा किसको आया? अलाउद्दीन खिलजी को आया था। किसको आया था? अलाउद्दीन खिलजी को आया था। ये बात रहती है दोस्तों तीसरा कारण। अब इसके बाद में सर नेक्स्ट जो कारण रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में तो सिर्फ 5 मिनट की बात रहती है खत्म होने में टॉपिक, क्योंकि सर यही कारण ही तो है। चौथा कारण अगर मैं यहाँ पे बयां करूं तो बड़ा ही सुंदर सा कारण है, आप भी समझ सकते हो कौन सा कारण होता है। तो लौटाने से मना कर दिया, आपको पता है ना। तो मोहम्मद शाह जो है, जब इसके आगे लिख लेना लाइन भी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनकी डिमांड की, मांगा वापस, तो हमीर देव चौहान ने लौटाने से क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया। और जब मना किया और वीडियो को जो है कट कर दिया, तो इसका गुस्सा आया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अब सुनना भी, अलाउद्दीन खिलजी ये रहा, क्लियर है क्या? अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों एक जो है मतलब कह सकते हैं पत्नी है, जिसका नाम है सर चिमना। क्या नाम है सर? चिमना। किसकी पत्नी है सर? ये अलाउद्दीन खिलजी की है सर पत्नी, और पत्नी का नाम क्या है सर? चिमना नाम है। क्या नाम है सर? चिमना। और मैंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी का एक सबसे विश्वासी पात्र जिसका नाम मैंने अभी बताया, मोहम्मद शाह। क्या नाम है? मोहम्मद शाह। दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था, मोहम्मद शाह व केब्रू मंगोल अभियान या सर सोमनाथ मंदिर से सोना लूटने के पश्चात कहां शरण लेते हैं, या सर राजपुताना के किस शासक के पास शरण लेते हैं? हमीर देव चौहान के पास शरण लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होता है दोस्तों, कारण से भी क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है क्या? तो विश्वासी पात्र कौन था? मोहम्मद शाह था। अब भाई क्या हुआ, जो मर्जी हो भाई, सच्चा प्यार जो है वो लुकाए कभी नहीं लुकता, सीधी सी बात है भाई, है ना। तो वही बात है। तो सर मोहम्मद शाह जो है वो किसकी खुशबू से मोहित हो गया? वो चिमना की चिमनी जलने वाली खुशबू से क्या हो गया? मोहित हो गया। और चिमना और मोहम्मद शाह में तो दोस्तों क्या हो गया सर? छुप छुप के हो गया सर, क्या छुप छुप कर क्या हो गया सर? प्यार होने लग गया, छुप छुप कर प्यार। वो गाना बना ना, छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा ना, वही वाली बात है। तो वो जो गाना है वो सर मोहम्मद शाह और चिमना को देखते हुए बनाया गया है, कोई अलग सॉन्ग नहीं है वो ना। तो इन दोनों की कहानी को देख के, अब भाई प्यार कभी छुपाए नहीं छुपता,
वो वाली बात है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला भी मेरी चिमना जो है आजकल मेरे संग चिमनी न जलाकर किसी और की छत के नीचे चिमनी जला रही है ना। तो ये वाली बात जो है वो किसको बुरी लगी? अलाउद्दीन खिलजी को बुरी लगी। किसकी सर? चिमना की। अब चिमना से पूछे तो पूछे कैसे, है ना, वही वाली बात। तो सर पहले बोला जो बाहरी रिश्तेदार है उसको बुलाया जाए और उसको समझाया जाए। तो मोहम्मद शाह को बुलाया, बोला देख, मोहम्मद शाह को दरबार में पेश किया जाए और अलाउद्दीन खिलजी जो है सामने थे और अलाउद्दीन खिलजी कुछ स्टाइल में ऐसे इस तरीके से, क्या बोला, तू मेरा सबसे विश्वासी पात्र है मोहम्मद शाह? बोला हाँ जनाब हूँ जहाँ पर ना, कोई बात। तो बात ये है, देख तेरे को क्या चाहिए डिमांड कर, तू अपने तेरे मुंह से बोल, कुछ भी बोल, तेरा इच्छा हो वो बोल। तेरे को कितनी पासवान चाहिए अलाउद्दीन खिलजी तुझे देगा। तो मोहम्मद शाह को कुछ कुछ डाउट होने लगा। बोला बात कहीं वही ट्रैक पे तो नहीं आ रही क्या, कहीं मेरे वाली बात तो ना पता चल गई। अब मोहम्मद शाह भी थोड़ा थोड़ा पर सच्चा आशिक था, किसका? चिमना का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तेरे को जो पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तू ले। मोहम्मद शाह बोले जनाब बात क्या है, सीधे सीधे पॉइंट पे आइए ना। बोला मेरी चिमना के दिल से निकल जा। पॉइंट ये था। मोहम्मद शाह कहता भाई ना, मोहम्मद शाह ने एक बार के लिए तो गर्दन नीचे कर ली भी, बोला थोड़ा माहौल गर्मा ना जाए उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मैं क्या है शर्मा, जैसे अपने शर्माते होते हैं ना, जैसे कि लड़की का मतलब रिश्ता लगे तो वो ट्रे लेके नहीं आती क्या चाय वाली, ऐसे शर्मा रही होती है और 1 घंटे पहले जो उसकी शर्माहट देख ले तो फिर दूल्हा भाग के खड़ा हो जाए ना, वही वाली बात होती है। तो मोहम्मद शाह सर शर्माता शर्माता अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है और थोड़ा बोलता है, बोला साहब ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो अब बोला अलाउद्दीन बोला तेरे को चाहिए क्या? अब चाहिए क्या? अभी मोहम्मद शाह ना बोला, मोहम्मद शाह ऐसे कैसे बोल दे मेरे को तेरी चिमना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोल देगा डायरेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसे नहीं कह रहा डायरेक्ट, भी बोला तू यहाँ से ऐसे कर ऐसे कर। अब इसको भी ये डर रहेगा रात को भगा ना ले जाए, किसको? चिमना को। बाद थू थू हो जाएगी अंडरवर्ल्ड के अंदर जो है, थू थू हो जाएगी। किसकी सर? अलाउद्दीन खिलजी। बोला इतना बड़ा प्रतापी शासक था और प्रतापी शासक होने के बावजूद भी उसकी जो है औरत को भगा के ले गया उसका एक दरबारी, मामूली सा दरबारी। तो इस पे जो है इस तरीके से बात हो जाती है और सारा का सारा डील डन हो जाती है। तो अब आप मेरे को एक बात बता दीजिए ना, सिंपल सी बात यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह के। तो सर ये जो है मोहम्मद शाह, अब चिमना का और मोहम्मद शाह यहाँ से दरबार से निकल जाता है और बोला रात रात तेरे को सोचने के लिए मैंने वक्त दे दिया। अब मोहम्मद शाह वक्त लेने के पश्चात सर किससे मिलता है रात को? चिमना से मिलता है। और चिमना इसको बोलती है मोहम्मद शाह तू यहाँ से भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। और भाग कर सर किसके पास चला जा? हमीर देव चौहान के पास चला जा, वरना सुबह होते ही अलाउद्दीन खिलजी तेरे को मार डालेगा। कौन मार डालेगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद शाह कहा जाता है दोस्तों यहां से भागते हुए किसके पास शरण ले लेता है सर? हमीर देव के पास शरण लेता है। किसके पास शरण लेता है? हमीर देव के पास शरण लेता है। क्लियर है क्या? तो हमीर देव चौहान के पास में दोस्तों मोहम्मद शाह के शरण लेने के 2 कारण बने हैं। एक तो ये कारण था और एक ये कारण था। एक बार के लिए इसको जल्दी से पढ़ के देखिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वो भी बात है ना, मोहम्मद शाह तो सीधी सी बात, अभी एक बार के लिए तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने हो ही जाता है क्योंकि सच्चा प्यार, अब प्यार भाई, अब अलाउद्दीन खिलजी शासक है दिल्ली का, क्या टिकेगा? वही वाली बात है, खटका देगा कहीं पे, है ना। तो मोहम्मद शाह जो है इस बात को लेके जो है विवादित रहता है, किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ, लेकिन थोड़े ही समय के लिए रह पाता है। आपको भी पता है, बोला साहब मैंने ऐसे नहीं किया और विलेज नहीं किया, मैंने गलती क्या की है फलाना दिमका, जैसे आप बोलते हो ना, जैसे कि है ना, सेम वैसे ये मोहम्मद शाह बोल रहा था, है ना। तो एक बार के लिए सभी पॉइंट्स को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, शाबाश। तो एक बार सभी बच्चे भाई लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए भी यहाँ तक आपको समझ आ चुका है क्या। कोई भी बात जो है नहीं समझ में आई तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसको जो आप पूछ सकते हैं, और इसके बारे में अगर समझ आ चुका है तो लाइक करके शेयर करके जो है आप बता सकते हैं भी हाँ जी सर हमें बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। क्लियर है? डन है क्या? है ना। तभी मोहम्मद शाह भी कहता है ना, वो भी कम नहीं है, बोलता है मैं हसूलों से बगावत नहीं करने वाला,
जब कहता है ना मेरी चिमना के दिल से निकल जाए, तो अब मोहम्मद शाह भी बोल देता है, बोला मैं असूलों से बगावत नहीं करने वाला, ना तौहीन मोहब्बत करने वाला, ये हुस्न का नजराना मेरे से सामने पेश मत करो जनाब। वो कह रहा ना मैं तेरे को पासवान दे दूं, बोला हुस्न का नजराना मेरे सामने पेश मत करिए जनाब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला, है ना। तो ये बात भी कौन बोलता है सर? मोहम्मद शाह बोलता है, सच्चा आशिक था उसका। तो ये बहुत बड़ी बात बोल देता है मोहम्मद शाह भी। किसको बोल देता है? अलाउद्दीन खिलजी को बोल देता है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता ये शासक का टपका डालेगा, तो इसके पास शरण लेता है और वापस से डिमांड करता है, तो सर हमीर देव उसको मना कर देता है। अब सीधा सीधा बात है सर, क्या होगा? युद्ध होगा सर। क्या होगा? युद्ध होगा। तो ये बात हो चुकी है और सीधा सीधा युद्ध होता है। और युद्ध दोस्तों रणथंभौर का प्रथम साका, जो राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है, रणथंभौर का प्रथम साका कहलाता है, राजपुताना का प्रथम साका कहलाता है, उस पे जिक्र कर लिया जाए। शाबाश। गुड। तो अब बात करते हैं दोस्तों रणथंभौर के साके की। तो रणथंभौर का साका जो होता है, अब सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे शासक कौन है। तो यहाँ पे शासक है दोस्तों हमीर देव चौहान। कौन है सर? हमीर देव चौहान है। उसकी रानी कौन है दोस्तों? रानी है रंग देवी। रानी कौन है? रंग देवी। और दोस्तों यहाँ पर जो उसके सेनापति याद रखिएगा डबल आर, सेनापति याद रखिएगा डबल आर। डबल आर से दोस्तों एक से आर बना रणमल। क्या बना? रणमल। और एक बना दोस्तों रत्तीपाल। क्या बना? रणमल और रत्तीपाल। ये बात याद रखना। तो रणमल और रत्तीपाल जो है वो किसके सेनापति थे दोस्तों? याद रखना हमीर देव के। अब क्या था? वही वाली बात जो उसके चाचा के संग हुई थी, वही वाली बात। तो ये आरडी मतलब सर रणथंभौर हो गया। अब सर रास्ते के अंदर एक दुर्ग छोटा मैंने वैसे ही बताया था आपको। ये कौन सा दुर्ग है सर? झाइन दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग है। ये कौन सा है सर? रणथंभौर दुर्ग है। वही वाली बात हुई। झाइन दुर्ग को भी कौन जीत लेगा? अलाउद्दीन खिलजी जीत लेगा। कौन जीत लेगा? अलाउद्दीन खिलजी जीत लेगा। आक्रमण करने के कारण मैं आपको बता चुका हूं, अब तो कोई चाहिए नहीं है ना। तो वो मोहम्मद शाह को शरण दे रहा है। तो सर अलाउद्दीन खिलजी ने झाइन पर कराया, वापस से घेरा डाल के बैठ गया सर किसके सामने? रणथंभौर के सामने अलाउद्दीन खिलजी। वही कहानी जलालुद्दीन खिलजी वाली, गेट खुले तो खुले कैसे, है ना। दुर्ग बहुत बड़ा है ना। तो अब बात हुई सर किसके साथ में? अब रणमल और रत्तीपाल के पास में संदेश पहुंचाया गया। रणमल और रत्तीपाल के पास में संदेश पहुंचाया गया भी आप जो है वो सर संधि करने के लिए आ जाइए। क्या आ जाइए? संधि करने के लिए आ जाइए। और संधि करने के लिए दोस्तों ये जाते हैं एके के पास में। एके के साथ संधि करने के लिए पहुंचे। अब एके ने जो है कूटनीति अपनाई है, पहुंचे। और ये दोस्तों याद रखिएगा एके की कौन सी नीति है? ये कूटनीति है दोस्तों। याद रखना कौन सी नीति है? कूटनीति है अलाउद्दीन खिलजी की। रणमल और रत्तीपाल को दिया लालच, आए संधि करने के लिए और इनको आराम से बैठा के बात की। और दोस्तों जैसे कि अभी बात जो है कांग्रेस पार्टी वालों के साथ हुई थी ना, वही वाली वैसे ही सेम समझ गए होंगे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी ना। तो रणमल और रत्तीपाल की बात की जाए तो रणमल रत्तीपाल की अगर बात कर दी जाए तो यहां पर रणमल और रत्तीपाल को बुलाया गया। बोला आपको जो है जैसे ही हम रणथंभौर दुर्ग जीतेंगे और रणथंभौर दुर्ग जीतने के पश्चात जो है मैं आपको क्या है ये तोहफे स्वरूप भेंट करके हम तो चले जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें तो सर साम्राज्य चाहिए, वो मिल जाएगा और आप हमारे अधीन रहकर इस दुर्ग पे शासन कर सकते हो। सर लालच किसको आ गया? रणमल और रत्तीपाल को आ गया और दुर्ग के जो है सारे खुफिया रास्ते बता दिए। और हमीर देव चौहान जो है वो सर इसको क्या है सर दुर्ग के अंदर जो है घुस गई सारी सेना। और सारी सेना सर अलाउद्दीन खिलजी की सर रणथंभौर में घुस चुकी है, जहां पर शासक कौन है? हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान को अब युद्ध लड़ना पड़ेगा। और किसके साथ लड़ना पड़ेगा दोस्तों? वो लड़ना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी के संग। और संग लड़ना पड़ेगा तो दोस्तों ये बंदा क्या करेगा? केसरिया करेगा। और जब केसरिया करेगा तो लड़ता हुआ मारा जाएगा किसके सामने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और रानी रंग देवी क्या करेगी दोस्तों? जोहर करेगी। और जोहर दोस्तों तो आपको मैं बता दूं, रंग जो घुलता है वो जल में घुलता है। रंग जो घुलता है वो किस में घुलता है? जल में घुलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा राजपुताना का एकमात्र जल जोहर करने वाली कौन है दोस्तों? रंग देवी है। और राजपुताना का प्रथम साका या रणथंभौर का प्रथम साका जो 11 जुलाई 1301 को संपूर्ण हुआ। कब संपूर्ण हुआ? 11 जुलाई 1301 को साका हुआ दोस्तों, जिसमें केसरिया करने वाले हमीर देव चौहान रंग देवी ने क्या किया? जोहर किया। और दोस्तों ये जोहर जो था वो जल जोहर था। और जहां पर जिस तालाब में कूदी अपनी बेटी पद्मा को लेकर,
तालाब में कूदी, वो तालाब दोस्तों आज जो है पद्म तालाब के नाम से जाना जाता है। किस तालाब के नाम से जाना जाता है? पद्म तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों रणथंभौर के चौहान। क्लियर है? तो रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव चौहान की अगर बात की जाए तो आपने देखा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए जो है इस व्यक्ति ने कैसे शौर्यपूर्वक जो है अपनी वीरता का परिचय दिया और 1301 में दोस्तों ये बंदा जो है इसके सामने लड़ते हुए मारा जाता है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो हमीरदेव के लिए एक पंक्ति मैं लिखना चाहूंगा जो हटी शासक के द्वारा दोस्तों लिखी गई है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलो जल्दी से बात करते हैं। अब रणमल रत्तीपाल को कौन सा देने वाला था? रगड़ा दिया उनको, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तारीख याद रखना 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस आता है दोस्तों। क्या आता है? जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को आता है। 1301 ईस्वी के अंदर जो है ये साका हुआ था दोस्तों। शाबाश। अब हमीरदेव चौहान की प्रसिद्ध पंक्ति लिख लीजिएगा और नोट्स के अंदर लिखी हुई अच्छी लगती है, कई बार पेपर में किस्मत बुरी हो तो आ भी जाती है। सिंह सवन सत्पुरुष वचन, केदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो ये पंक्ति जो है वो दोस्तों किसके संबंध में है दोस्तों? ये है हमीरदेव चौहान के लिए। किसके लिए है? हमीरदेव चौहान के लिए। क्लियर? तो इसी के साथ दोस्तों आपके रणथंभौर के चौहान जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आशा करता हूं दोस्तों आपको एक बार जो है कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे बैठे बैठे संपूर्ण जानकारी याद हो गई होगी, क्योंकि सर इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मेन 5-10 क्वेश्चन बन पाते हैं किसके? रणथंभौर के, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके जरूर, और नेक्स्ट दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो। जिस भाई बंधु ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्द आपके लिए ऐसे नए वीडियो लेके आता रहूँगा। और हिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, सभ्यताएं, अभिलेख, सिक्के वगैरह सब कुछ दोस्तों जानकारी अपने इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो आज ही अजय जी के हब को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़ जाइए। अजय जी के हब बिना स्पेस किए हुए टाइप कर देना और वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। उसके साथ जो है वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह या फिर कोई बेस्ट थॉट या फिर सर जॉब के बारे में कोई भी जानकारी है वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, हंसते रहिए।